गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसा आप सभी? चलिए, मेरी आवाज़ आ रही सभी को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले अभी आपको पता है, अभी जस्ट एक स्टूडेंट ने मुझे आंसर की शेयर किए और एक पेपर हुआ था जिसका नाम था BEML। आप में से किसी ने दिया है? अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी-जल्दी आप क्वेश्चन के आंसर बता देंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है रिसेंटली एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो नोट्स इनफ है, उससे भी आपको थोड़ा-सा आइडिया मिलेगा ना। फिर अपन आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो ऐसे वर्बली आप आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज। अर्थ का पोटेंशियल कितना लेते हैं अपन? ऑप्शन में था जीरो, सप्लाई, इनफाइनाइट या नन ऑफ दीज। जल्दी से बताओ, अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? ये क्वेश्चन आरएम बैच में मैंने करवा रखा है ना, आरएम बैच में हमने किया हुआ है। जीरो पोटेंशियल होता है, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। कौन सा पावर प्लांट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से फ्री है? डीजल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और स्टीम। जल्दी से बताओ, डीजल, न्यूक्लियर, हाइड्रो और स्टीम, कौन सा एनवायरमेंटल पोल्यूशन से फ्री है? हाइड्रो पावर प्लांट करेक्ट आंसर है। मेजर शेयर ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा पावर जनरेट कौन करता है? हाइड्रो, न्यूक्लियर, थर्मल या गैस? जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा पावर कौन जनरेट करता है इंडिया के अंदर? तो थर्मल। हाइड्रो जनरेट करता है सबसे ज्यादा पावर? अरे थर्मल जनरेट करता है, ऐसे कैसे बात कर, 60 से 6.7% जनरेट करता है ना। नेक्स्ट, अर्थिंग इन द इक्विपमेंट इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। अर्थिंग क्यों करते हैं? ऑप्शन ए था ओवरलोडिंग के लिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए, डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, या फिर हाई कंडक्टर टेम्परेचर के लिए। अर्थिंग किसके लिए करते हैं? तो डेंजर के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक के लिए अपन क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं। अगला था, इन इंडिया इन हाइड्रो पावर प्लांट ऑपरेटिंग कॉस्ट लो, इनिशियल कॉस्ट हाई। ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई, इनिशियल कॉस्ट लो, बोथ हाई एंड बोथ लो। जल्दी से बताओ क्या होगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट। तो आपको पता है ऑपरेटिंग में तो कुछ नहीं लगता है, फ्यूल कॉस्ट कुछ भी नहीं लगती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लो और इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हाई हमारे पास में, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारे पास में हो जाएगा। ये पेपर में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना। पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा पीपीटी में। नेक्स्ट, द केमिकल यूज्ड इन द ब्रीदर। ब्रीदर में हम क्या फिल करके रखते हैं? जल्दी से बताओ। सोडियम क्लोराइड, सिलिका सैंड, सिलिका जेल या कॉपर सल्फेट। हाँ, पीडीएफ ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा ना। सिलिका जेल करेक्ट। एक करंट इज सेड टू बी डीसी। क्या बोला हुआ है? एक करंट इज सेड टू बी डीसी। डीसी करंट अपन कब बोलते हैं? मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम। जल्दी से बताओ, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, करेक्ट। टेप चेंजिंग ट्रांसफार्मर में टेपिंग इज एडजस्टेड ऑन, कहां पर? प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी और नन ऑफ दिस। वैसे इसको एचवीएलवी करना चाहिए था, है ना। एचवीएलवी करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब आप उसको एचवी साइड ही बोल दो, मतलब सेकेंडरी साइड बोल दो। वैसे गलत है क्वेश्चन, है ना। हम एचवी साइड में करते हैं टेपिंग एडजस्टेड, जो करते हैं वो, बट इसमें प्राइमरी सेकेंडरी में इन्होंने सेकेंडरी मान लिया, तो इसको ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं ना। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर ऑन रिमूवल ऑफ लोड इट विल रन एट मैक्सिमम स्पीड? ऐसी कौन सी मोटर है जिस पर लोड नहीं लगाने पर मैक्सिमम स्पीड पर रन करती है? सीरीज, शंट, कंपाउंड और डिफरेंशियल? चलिए जल्दी से बताओ। सीरीज, शंट, कंपाउंड और डिफरेंशियल। सीरीज मोटर को कभी नो लोड पर स्टार्ट नहीं करते क्योंकि डेंजरसली हाई होती है। द सोलर और द फोटोवोल्टेइक सेल कन्वर्ट। फोटोवोल्टेइक सेल किसको कन्वर्ट करता है? सोलर सेल। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिकल में, सोलर रेडिएशन को थर्मल में, या थर्मल को इलेक्ट्रिकल में? सोलर पावर प्लांट किसमें कन्वर्ट करता है? तो सोलर रेडिएशन जो आती है उसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास में देता है। सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में देता है। बी ऑप्शन। ए क्यों बोल रहे हो? ये तो केमिकल को तो सेल कनेक्ट करता है ना। सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल की बात कर रहा हूँ मैं ना, फोटो वोल्टेक सेल की बात कर रहा हूँ, सोलर सेल की बात कर रहा हूँ। सोलर सेल डायरेक्ट क्या करता है हमारे पास में? सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है ना। नेक्स्ट, ओपन सर्किट, इन ओपन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड कितना होता है? ओपन सर्किट में लोड से कितना करंट फ्लो होता है? मैक्सिमम, इनफाइनाइट, जीरो या मिनिमम? मैक्सिमम, इनफाइनाइट, जीरो या मिनिमम? जल्दी से बताओ। ओपन सर्किट के अंदर तो जीरो करंट फ्लो था, हमने बहुत बार लिखा है इसके अंदर। विच मशीन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी? मोटर, ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर या रेगुलेटर? इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कौन कन्वर्ट करता है बेटा? तो मोटर कन्वर्ट करती है। क्या इसको पेपर बोलेंगे आप? कट ऑफ जाएगी 90 प्लस, देख लेना अगर किसी ने पेपर ज्यादा फॉर्म फिल किए होंगे तो, है ना। इफ द कॉपर कंडक्टर आर मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर कॉपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करते हैं तो क्या होता है? द वायर बिकम्स मैग्नेट हो जाता है, या फिर हमारे पास में वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द वायर, करंट इंड्यूस्ड इन द वायर, और नथिंग विल हैपन। किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करवाते हैं तो क्या होता है बताओ? एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। बी ऑप्शन। ये बीईएमएल पीएसयू का पेपर है ना। द फ्यूज ब्लोन ऑफ, फ्यूज ब्लोन ऑफ बाय? ऑप्शन ए आर्किंग, बर्निंग, मेल्टिंग और नन ऑफ दीज? फ्यूज कब ब्लोन ऑफ हो जाता है जल्दी से बताओ। तो बाय मेल्टिंग, है ना। An EMF induced in the armature winding of the DC generator, it rotates in, when it rotates in, electromagnetic flux, electrostatic flux, magnetic flux और alternating magnetic flux। डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जब कंडक्टर रोटेट होता है किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वाला इस रूल है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। बुकोल्स रिले जो है वो क्या होती है? ऑयल एक्चुएटेड, करंट एक्चुएटेड, गैस एक्चुएटेड या ऑयल टेम्परेचर एक्चुएटेड? बुकोल्स रिले क्या होते हैं हमारे पास में? जल्दी से बताओ। ऑयल एक्चुएटेड, गैस एक्चुएटेड? तो गैस एक्चुएटेड होती है, करेक्ट। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर बाय अंडरग्राउंड सिस्टम इज सुपीरियर टू ओवरहेड सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू? मतलब अंडरग्राउंड सुपीरियर क्यों होती है? ऑप्शन ए हमारे पास में अपीयरेंस और पब्लिक सेफ्टी, मेंटेनेंस कॉस्ट, frequency of fault and power failure and accident, और नेक्स्ट है ऑल ऑफ दीज। किसके रेस्पेक्ट में सुपीरियर है? अब देखो इसमें क्या है पता है, इसमें दो स्टेटमेंट सही है, नहीं पहला नहीं बोल सकते आप। अपीयरेंस और पब्लिक सेफ्टी ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉल्ट कम होता है हमारे पास में, और पावर फेलियर भी थोड़ा कम ही होता है, एक्सीडेंट भी थोड़ा कम ही होता है हमारे पास में। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमारे पास में इतना सिंपल नहीं होगा, बट मेंटेनेंस कॉस्ट की बात कर रहा है। देखो फ्रीक्वेंट अगर कॉस्ट वाइज बात करें ना, तो नंबर ऑफ फ़ोल्ट हमारे पास में कम ही आते हैं। उसने इस तरीके से सोचा होगा कि नंबर ऑफ फ़ोल्ट कम आते हैं तो फ़ोल्ट को क्लियर करने के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट कम ही लगेगी, कम मेंटेनेंस करना पड़ेगा। हाँ, मेंटेनेंस डिफिकल्ट होता है ये बात अलग है, बट मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो ओवरऑल रेस्पेक्ट में कम ही होती है, तो डी आंसर माना है इन्होंने, है ना? तो उस रेस्पेक्ट में सोचकर इन्होंने डी माना है। कम्यूटेटर क्या कन्वर्ट करता है? कम्यूटेटर एसी को डीसी, डीसी को एसी, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज़?
जल्दी से बताओ। कम्यूटेटर क्या काम करता है? एसी को डीसी, डीसी को एसी, बोथ एसी एंड डीसी। ऐसे मत करो यार, बोथ आंसर है। मोटर में मैंने आपको बताया था इन्वर्टर की तरह काम करता है, जनरेटर में एज ए रेक्टिफायर की तरह काम करता है। तो बोथ आंसर होगा, एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी। ऐसी छोटी छोटी चीजें भूल जाओगे, कैसे काम चलेगा? चलिए, टीथ इन द डीसी मशीन आर समटाइम्स स्क्यूड। टीथ इन द डीसी मशीन, ध्यान रखना डीसी मशीन की बात कर रहा है, इंडक्शन की बात नहीं कर रहा है। टीथ जो है अपन स्क्यू करते हैं डीसी मशीन के अंदर, किस दिस इज डन टू, ऑप्शन ए हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, कॉपर लॉस को कम करने के लिए, और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, या वाइब्रेशन को कम करने के लिए। ये तो ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर दीजिएगा आप। क्या होगा जल्दी से बताओ। किसके लिए? वाइब्रेशन को कम करने के लिए ना। सही बात है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट इज प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, बी पावर, सी वोल्टेज, और डी फ्रीक्वेंसी। बताओ क्या आंसर होगा। वोल्टेज, इन्होंने आंसर रेजिस्टेंस दे रखा है ना आंसर की में। जिसने भी दिया हो इसको करेक्शन कर लेना है ना। मैं ग्रुप में ऑब्जेक्शन भी सेंड कर दूंगा अभी, है ना। ये बोल रहे करंट रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। जिसने पेपर बनाया बहुत अच्छा किया उसने। एचआरसी फ्यूज प्रोवाइड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, है ना। एचआरसी फ्यूज जो है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? शॉर्ट सर्किट, लाइटनिंग, स्पार्किंग, या फायर। एचआरसी फ्यूज किसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? तो हमारे पास में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है वो शॉर्ट सर्किट से, करेक्ट। द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पोल, स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज ऑफ द स्टेटर, और ऑल ऑफ अबाउ। जल्दी से बताओ। इंडक्शन मोटर की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पोल पर, नंबर ऑफ स्टेटर पोल, नंबर ऑफ स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज, स्टेटर, और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है, सभी पर डिपेंड करती है ना। बेसिक फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या आंसर होता है बताओ। ट्रांसफॉर्मर इज टू चेंज लेवल ऑफ वोल्टेज, पावर, पावर फैक्टर, और फ्रीक्वेंसी। ट्रांसफॉर्मर का बेसिक फंक्शन क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो वोल्टेज को चेंज करना, करेक्ट। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द ट्रांसफॉर्मर ऑन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न्स, अच्छा सॉरी, डिपेंड्स ऑन, है ना। ईएमएफ इंड्यूस इन ट्रांसफॉर्मर इज डिपेंड्स ऑन, ट्रांसफॉर्मर का जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्न, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, और ऑल ऑफ दीज। बताओ क्या आंसर होगा। तो ऑल ऑफ दीज, रूट टू पाई एफ आई एम इंटू एन फेज। नेक्स्ट, इंडक्शन मोटर फेल्स टू स्टार्ट, इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर फेल्स टू स्टार्ट, है ना। दिस में बी ड्यू टू, पहला है ओवरलोडिंग, ऑप्शन बी हमारे पास में रॉन्ग कनेक्शन, ऑप्शन सी ओपन सर्किट इन द स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग, और एनी ऑफ द अबाउ। इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर कब स्टार्ट नहीं हो पाती है? ओवरलोड हो तब, रॉन्ग कनेक्शन हो तब, या ओपन सर्किट आ जाए वाइंडिंग के अंदर। तो सभी में, सभी के अगर वाइंडिंग ही ओपन हो गई तो कैसे स्टार्ट होगी हमारे पास में ना। तो हमारे पास में क्या होगा, ऑल ऑफ दीज जो है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, थ्री टू फेरेड, टू माइक्रोफेरेड, फोर माइक्रोफेरेड, एट माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तीन कैपेसिटर हैं, तीन कैपेसिटर हैं। देखो पहले क्वेश्चन में पेन चलाने की रिक्वायरमेंट पड़ी है, ये लगभग कितना है 25 क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में पेन भी, इसमें भी चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तीन कैपेसिटर हैं और ये तीनों कहां पर हैं, पैरेलल में हैं। टू, फोर, एट। बताओ टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। अभी तक किसी में पेन चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, ऐसे देखते से वर्बली आप आंसर बताएंगे। क्या आंसर होगा, 14, वेरी गुड। आर्मेचर ऑफ द डीसी मशीन इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस,
आर्मेचर ऑफ द डीसी मशीन इज लेमिनेटेड। एनएचपीसी का पेपर ऐसा ही होगा, ध्यान रखना, लास्ट टाइम ऐसा ही था एनएचपीसी का पेपर, लिटिल बिट लेवल हाई बट अप्रोक्स सेम आप बोल सकते हो इसी को ना। क्या आंसर होगा? एडी करंट लॉस, करेक्ट, एकदम सही, एडी करंट लॉस करेक्ट है। ऑप्शन सिंक्रोनस मोटर कैन ऑपरेट्स 8 लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, एनी ऑफ द पावर फैक्टर, एनी ऑफ द अबाउ। सिंक्रोनस मोटर जो है वो हमारे पास में किस पावर फैक्टर पर ऑपरेट हो सकती है? तो किसी पर भी है ना, ओवर अंडर नॉर्मली एक्साइटेड किसी पर भी चलेगी है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमीकंडक्टर? सिलिका, जर्मेनियम, सिलीनियम और गैलियम आर्सेनाइड। जल्दी से बताओ कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है? सिलिका, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड और सिलीनियम। करेक्ट। सी क्यों बेटा? सिलिका कहां पर होता है? सिलिका इज ए सेमीकंडक्टर और नॉट? तो सिलिका नहीं होता है, सिलिकन होता है वो, ध्यान रखना है ना। ध्यान रखिएगा, सिलिका सेमीकंडक्टर नहीं है, सिलिकन सेमीकंडक्टर है। मैंने आपको बताया था ना, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सेमी, सिलिका नहीं होता, सिलिका तो SiO2 होता है, ठीक है। सिलिका तो SiO2 होता है, वो नहीं होगा ना। इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वी जनरली यूज कॉपर कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, ACSR और नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा बताओ? ACSR कंडक्टर, वेरी गुड। नेक्स्ट, सप्लाई टू चेंज ए बैटरी, द सप्लाई यूज टू चार्ज ए बैटरी, बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सी सप्लाई हम यूज करते हैं? DC, AC, बोथ या हाई फ्रीक्वेंसी? DC, AC, बोथ या फिर हाई फ्रीक्वेंसी? जल्दी से बताएंगे। तो DC, करेक्ट। नेक्स्ट, द कोइल ऑफ ए DC मशीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, कॉपर, माइका और स्टील। कोयल किसकी बनाते हैं? कोयल किसकी बनाते हैं, जल्दी से बताओ। तो कोयल अपन बनाते हैं किसकी, ध्यान रखना, कॉपर की, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड 50%, 60%, 80% और 95%? जल्दी से बताओ। एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज अराउंड 95, 90 ऑप्शन में है ही नहीं, 95% है ना, तो उसी को लगाना है। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? किलोवाट, किलोवाट आवर, किलोवाट पर आवर और किलोवाट पर सेकंड? जल्दी से बताओ। पूरा पावर स्टम और मशीन भरा हुआ है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रिकल के तो अभी 2 क्वेश्चन देखने को मिले अभी तक, 2 या 3। तो क्या होगा? किलोवाट आवर, करेक्ट। नेट गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट, ऐसा क्यों? डिजिटल के क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने आपको बोला PSU के लिए पढ़ना है ना। नेट गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है मेनी डिजिटल कंप्यूटर यूजिंग नेट गेट होता है इसलिए। ऑल मिनिमाइजेशन टेक्निक्स आर एप्लीकेबल फॉर द ऑप्टिमम नेट गेट रियलाइजेशन, इट इज यूज्ड बाय एवरीबॉडी, सभी यूज करते हैं इसलिए बोलते हैं। या एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग नेट गेट अलोन? जल्दी से बताओ। नेट गेट को यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि इससे अपन कोई सा भी गेट बना सकते हैं, डी ऑप्शन, इसलिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोलते हैं, करेक्ट। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज मेड सेल्फ स्टार्टेड बाय, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट कैसे बनाते हैं? इंक्रीजिंग द रोटर रेजिस्टेंस, यूजिंग द एक्सटर्नल स्टार्टिंग डिवाइस, और प्रोवाइडिंग एन एडिशनल वाइंडिंग ऑन द स्टेटर कॉल्ड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और डी ऑप्शन हमारे पास में है एनी ऑफ द अबाउ मेथड, एनी ऑफ द अबाउ मेथड। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग वाला आंसर हो जाएगा करेक्ट।
क्योंकि रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाकर तो हम थोड़ी ना स्टार्ट बना सकते हैं। तो सी ऑप्शन। वैसे बी भी गलत नहीं था, यूजिंग एक्सटर्नल डिवाइस को भी अपन यूज करके भी अपन स्टार्ट कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू सी। द फ्रेम ऑफ द डीसी मोटर इज मेड अप ऑफ। फ्रेम किसकी बनाते हैं डीसी मोटर? फ्रेम मतलब योक बाहर वाला है ना। कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन या ब्रॉन्ज? कॉपर, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन या ब्रॉन्ज? चलिए, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय। डीसी मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है उसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं? सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज मतलब सप्लाई टर्मिनल को चेंज करके। डीसी शंट मोटर की है ना, डीसी शंट मोटर बोला हुआ है। सप्लाई टर्मिनल और द फील्ड वाइंडिंग टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल, आइदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग टर्मिनल। जल्दी से बताओ। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को रिवर्स करना है, फील्ड वाइंडिंग को के टर्मिनल को रिवर्स करके ओनली, आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को रिवर्स करके ओनली, आइदर, तो किससे को भी करके। डी ऑप्शन है ना, या तो फील्ड वाइंडिंग चेंज कर दो या फिर हमारे पास में आर्मेचर वाइंडिंग चेंज कर दो। करेक्ट है। द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया के अंदर? जल्दी से बताओ, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इंडिया के? 50 हर्ट्ज। वेरी गुड। क्या ही टफ क्वेश्चन का आंसर जो है वो बना है। देखो, एक स्टूडेंट का मैसेज भी आ गया, सर मेरे 88 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 100, कोई चांसेस है क्या? मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था कि 90 प्लस कट ऑफ जाएगी इसकी, है ना। 88 मार्क्स जो है वो आ रहे हैं, स्टूडेंट के मैसेज भी आने लग गए कि सर 88 मार्क्स आ रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्म, मैं तो बोल रहा हूँ इसमें 100% मार्क्स आना चाहिए था। पेपर क्या, इसको पेपर बोलेंगे क्या अपन? इतने लो लेवल का पेपर। तभी तो मैंने आपको बोला था सिलेक्शन रेशियो हमारा 50% ऊपर जाने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो कंटेंट मैं डिलीवर कर रहा हूँ वो आपके एग्जाम लेवल से लिटिल बिट अप लेवल का मैं आपको चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ, कि जो एग्जाम का लेवल फिलहाल रह रहा है ना उसको तो आप वैसे ही टिक करके भी आप आंसर निकाल लेंगे और कर ले सेलेक्ट हो जाएंगे ना। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मैक्सिमम कब होती है? जब ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मर हमारे पास में क्या होगा, अनलोडेड हो तब, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस हो तब, एडी करंट लॉस इक्वल टू द हिस्टेरिस लॉस हो तब। ये तो आपको वैसे ही पता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन क्या होता है, जल्दी से बताओ। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस के प्रोडक्शन का मेन सोर्स कौन सा है? काउ डंग, ह्यूमन वेस्टेज और लाइव स्टॉक वेट, लाइव स्टॉक वेस्ट एंड ऑल ऑफ दीज? जल्दी से बताओ। हाँ, 88 पे भी सिलेक्शन के चांसेस नहीं बोल सकते इस पेपर को देखकर। अब डिपेंड करता है नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। ऑल ऑफ दीज करेक्ट। नेक्स्ट, इनकंडेंसेंट लैंप इज इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ, फिल इन द ब्लैंक, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैकेनिकल, साउंड, केमिकल या लाइट? इनकंडेंसेंट लैंप किस इफेक्ट को बोलेंगे? लाइट इफेक्ट को बोलेंगे अपन, क्योंकि लाइट ही तो मिलती है हमारे पास में। तो लाइट इफेक्ट हमारे पास में हो जाएगा ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लीडिंग पावर फैक्टर इंप्लाइज दैट करंट लीड्स द, ऑप्शन ए था करंट लीड द वोल्टेज, करंट लेग द वोल्टेज, वोल्टेज लीड द वोल्टेज और नन ऑफ अबाउ। ये पेपर बनाने वाला कोई मेरे जैसा ही था, उसने या तो लास्ट ऑप्शन इसने ऑल ऑफ अबाउ दे रखा है या नन ऑफ अबाउ दे रखा है, इसको फोर्थ ऑप्शन बनाने की इसने टेंशन ही नहीं ली। बोले चार ऑप्शन कौन बनाएगा, तीन दे दो, लास्ट लिख दो नन ऑफ दीज। चलिए, इन ए ट्रांसफॉर्मर द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसफर, ठीक है, करंट लीड द वोल्टेज है ना, सही आंसर है करंट लीड द वोल्टेज। इन ए पावर ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर फ्रॉम द वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी या टर्न? जल्दी से बताओ। वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और टर्न, क्या आंसर आएगा? वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और टर्न, तो क्या आंसर होगा? फ्रीक्वेंसी। चलिए, वेरी गुड। द क्रॉलिंग अकर्स इन द इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू, इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग किसकी वजह से होती है हमारे पास में? लो सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वजह से होती है, ओवरलोड की वजह से होती है, हार्मोनिक्स की वजह से होती है, या
जैम्ड बियरिंग की वजह से होती है। तो कोई नया नाम लिखा है इन्होंने, जल्दी से बताओ। बस 14 क्वेश्चन और हैं। 60 टेक्निकल के थे, 40 नॉन टेक्निकल थे ना। तो आंसर क्या आएगा? हार्मोनिक्स की वजह से, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज्ड इन आर्क एक्सटेंशन इन द सर्किट ब्रेकर? एयर, डाइलेक्ट्रिक, SF6 और वाटर। बताओ इसमें से कौन सा हम आर्क एक्सटेंशन के लिए यूज नहीं करते हैं सर्किट ब्रेकर के अंदर? सर्किट ब्रेकर के अंदर हम इनमें से कौन सा यूज नहीं करते हैं? तो वाटर यूज नहीं करते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ AC एंड DC? PMMC, इंडक्शन टाइप, मूविंग आयरन या नन ऑफ दीज? जल्दी से बताओ कौन सा AC और DC के लिए हम यूज नहीं करते हैं? यूज करते हैं मतलब, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में। ए कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन करंट इन द सर्किट, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और कंडक्टेंस। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ऐसा कौन सा कंपोनेंट जो करंट का अपोज करता है? DC सीरीज मोटर मस्ट बी स्टार्टेड ऑन बिकॉज ऑन लोड बिकॉज नॉट डेवलप द स्टार्टिंग टॉर्क, फॉल इन द विदाउट लोड, और रन एट डेंजरसली हाई स्पीड। तो यही आंसर हो जाएगा, रन एट डेंजरसली हाई स्पीड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमाइज्ड बाय लेमिनेटिंग द कोर? देखो रिपीट कर रखे हैं, सारे क्वेश्चन भी रिपीट कर रखे हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ये बोला किसको मिनिमाइज करते हैं? लेमिनेशन करके। पहले पूछा था कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं? लेमिनेशन करते हैं। दो क्वेश्चन तो रिपीट भी आ गए हैं, देखो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसफर्ड बाय ओवरहेड सिस्टम, अंडरग्राउंड सिस्टम, आइदर बाय A एंड B और D नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? दोनों से, है ना। इलेक्ट्रिक पावर अपन क्या करते हैं, या तो हम क्या करते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम और ओवरहेड सिस्टम, दोनों से अपन करते हैं ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज लीस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट? देखो ये भी रिपीटेड है। लीस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट किसकी होती है? हाइड्रो, डीजल, थर्मल और न्यूक्लियर। मतलब मुझे लग रहा है इसको क्वेश्चन भी नहीं मिले। ये वो वाला हो गया ना कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिए हमारे सेमेस्टर में देते हैं ना अपन पेपर, कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो आता है वो सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। लास्ट में जाकर हमारी मेमोरी जब ब्लैंक हो जाती है तो हम उन्हीं लाइनों को वापस बार बार घुमा फिरा के रिपीट करके लिख देते हैं ना, EZMR में चेंज करके। तो इसने यही काम किया। क्वेश्चन बनाते 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 इसको लगा कि अब मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं बचे, तो उसने EZMR चेंज करके वापस से नए क्वेश्चन बना दिए। चेक भी नहीं किया इन्होंने कि रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं अभी तक इसमें। हाइड्रो पावर प्लांट, करेक्ट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर या ट्रांसफॉर्मर? जल्दी से बताओ। कहां पर मोटर के लिए हम यूज करते हैं, करेक्ट। मटेरियल यूज्ड डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू देम? इंसुलेटर, कंडक्टर, रेफ्रैक्टरी मटेरियल और सेमीकंडक्टर। कौन सा मटेरियल जो अपने अंदर करंट को अलाउ नहीं करता है? बताओ क्या आंसर होगा? बताओ क्या आंसर होगा? चलिए तो आंसर क्या है? इंसुलेटर, करेक्ट। इंसुलेटर अलाउ नहीं करता है। द ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन मे बी,
कोर टाइप, शेल टाइप, बेरे टाइप और एनी ऑफ द अबव? जल्दी से बताओ। कंस्ट्रक्शन के रेस्पेक्ट में हम जो है ट्रांसफार्मर को कैसे क्लासिफाइड करते हैं? जल्दी से बताओ कैसे क्लासिफाइड करते हैं? तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज, बेरे टाइप, ओल टाइप, है ना? द कलर ऑफ द फ्लैश डाइलेक्ट्रिक ऑयल यूज्ड इन द ट्रांसफार्मर इज? चलिए, एक क्वेश्चन आया है बाहर हमारे नोट से। कलर ऑफ द फ्रेश डाइलेक्ट्रिक, जो फ्रेश डाइलेक्ट्रिक होता है ना, उसका कलर क्या होता है जो हम ट्रांसफार्मर के अंदर यूज करते हैं? डार्क ब्राउन होता है, पहले येलो होता है, PALE, येलो, और पहले पिंक होता है, और वाइट ग्रे होता है। मतलब गहरा भूरा होता है, हल्का पीला होता है, या हल्का गुलाबी होता है, या सफेद होता है? कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। तो इसको याद रख लेना है ना, हल्का पीला होता है, पहले येलो। क्या होगा? पहले येलो, पहले ब्राउन। कोई बी बता रहा है? चेक कर लेना, क्रॉस चेक। इन्होंने आंसर बी दे रखा है ना, इसका मुझे भी देखना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट। द मोस्ट इकोनॉमिकल मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड है ना, कौन सा है? प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग विद सेपरेट एक्साइटेशन, डायनेमिक ब्रेकिंग विद सेल्फ एक्साइटेशन, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग? सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सा है आपके लिए? इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग, उसमें कुछ नहीं लगता है हमारा पैसा वैसा, है ना? वो नेचुरल ब्रेकिंग होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, 3 क्वेश्चन और है बस। रोटर स्लोट्स इन 3 फेज इंडक्शन मोटर आर स्लाइटली स्क्यूड, क्यों अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, देखो समझना। बोला क्या है? द रोटर स्लोट्स इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर आर केप्ट इंक्लाइंड, दिस फिनोमिनन इज नोन एज? ऑप्शन ए स्क्यूइंग, क्रॉलिंग, कॉगिंग, और नन ऑफ दीज? हम क्या करते हैं कि जो रोटर स्लोट्स को थोड़ा सा इंक्लाइन करके रखते हैं, उस इंक्लाइन करके रखते हैं, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? तो यहां पर किसी ने कंफ्यूज होकर कोगिंग लगा दिया होगा, जो अभी आप में से भी कोई लगा रहा है। उसने ये नहीं बोला कि हम स्क्यूइंग क्यों करते हैं, उसने बोला कि जो बेंड करते हैं, इंक्लाइंड करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको स्क्यूइंग बोला जाता है। तो आंसर इसका स्क्यूइंग था, है ना? यहां पर उसने कंफ्यूज किया है, बहुत सारे ने कोगिंग लगाया होगा इसका, है ना? विच डिवाइस इज द सबसे मोस्ट फास्टेस्ट डिवाइस? मॉसफेट, JFET, BJT, या ट्रायोड? बताओ कौन सबसे फास्टेस्ट होता है इनमें से? कौन होता है? मॉसफेट। वेरी गुड, मॉसफेट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ए सिंक्रोनस मशीन कैन ऑपरेट्स एज ए, सिंक्रोनस मशीन कैन ऑपरेट एज ए जनरेटर, मोटर, बोथ जनरेटर एंड मोटर, और नन ऑफ अबाउ? इसका डी ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या तो नन ऑफ अबाउ या ऑल ऑफ अबाउ, बस यही है हमारे पास में ना। चलो जल्दी से बताओ। ओनली, मतलब मशीन कैसे रन करती? मशीन तो मोटर और जनरेटर दोनों की तरह रन कर सकती है, करेक्ट। तो ये थे हमारे पास में 40 क्वेश्चन, मतलब 60 क्वेश्चन हो गए टोटल मिला के। 60 में से एक क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते थे। 59 क्वेश्चन आउट ऑफ 60 में से वो हमारे नोट्स में से थे। नोट्स में तो ये तो वैसे भी आ जाएगा, आपको उसको दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी हमारे लिए अच्छी बात है, प्राउड मोमेंट है कि चलिए हम जो पढ़ रहे हैं वो एकदम सही पढ़ रहे हैं। जल्दी से बताओ, जो हम पढ़ रहे हैं वो नोट्स इनफ है? अच्छा, 2 क्वेश्चन नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं है। किस किस के कितने गलत हुए, जल्दी से ये भी बता दो आप मुझे। ये BEML PSUs का पेपर है ना, किसके कितना क्वेश्चन गलत हुए इनमें से? सारे नोट्स में से थे। बस नोट्स को अच्छे से पढ़ो, तभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ बेटा, नोट्स को रट लो। नोट्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 मैक्सिमम यही गलत हुए होंगे, मैक्सिमम 3 गलत हुए होंगे, 5 गलत हुए होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं हुए होंगे। इससे ज्यादा हुए हैं तो एक बार नोट्स को रिवाइज कीजिएगा, है ना? चलिए, तो ये से PSUs के जो फॉर्म हम आते हैं भर लिया करो, है ना? ऐसे आंख बंद करके पेपर देके आ जाना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
चलिए, क्या बोल रहे हो? अच्छा, दिवाली पर बहुत खुश है इसलिए इतना आसान पेपर। नहीं, पेपर पीएसयूज़ के नॉर्मल ऐसे ही है। एनएचपीसी का ऐसा ही पेपर था। अभी मैंने सॉल्यूशन कराया था ना, आपने देखा होगा 60 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए थे एनएचपीसी के पेपर के। तो वो भी ऐसा ही था क्वेश्चन, और कुछ नहीं है ना। चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नॉन टेक्निकल का भी बता ही देता हूँ आपको। नॉन टेक्निकल में रीजनिंग में देखो कितनी प्यारी रीजनिंग पूछी है। ऐसे को है ना, एग्जामिनर पेपर बनाने वाले को है ना, क्या करना चाहिए? फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। उसने क्या बोला? विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू, विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू, ऑप्शन ए 2, 4, 6, मतलब टोटल मिला के एबीसीडी है ना, 2, 4, 6 और 7। इस सीरीज में कौन सा नंबर नहीं आना चाहिए? विच नंबर डज नॉट बिलोंग टू 7। ऐसा हो गया क्वेश्चन। व्हाट इज सिनोनिम्स ऑफ केयरफुल? केयरफुल का सिनोनिम्स क्या होता है ना? एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, और आपको पता है ना एक को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? विलोम शब्द उल्टा हो जाता है हमारे पास में और सेम होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वर्ड याद नहीं आ रहा है मुझे इसका। तो केयरफुल का सिनोनिम्स क्या होगा? केयरलेस होगा, ये तो उल्टा हो जाता है, ये सिनोनिम्स नहीं होगा। क्विक, लाउड और कॉशन, जल्दी से बताओ। केयरफुल है तो उसका सिनोनिम्स क्या होगा? ये भी बहुत सिंपल सा वर्ड था। पर्यायवाची, हाँ पर्यायवाची याद आ गया ना, पर्यायवाची। अरे लाउड क्यों बोले? क्वेश्चन कोई ध्यान रखने वाला क्या होगा हमारे पास में? जो केयरफुल होगा वही तो क्वेश्चन रखेगा। केयरफुल होना या क्वेश्चन रखना, अपन बोलते हैं ध्यान रखना, केयरफुल होना, क्वेश्चन, करेक्ट। चलिए, ए पेंसिल कॉस्ट 5 रुपीज और रूलर कॉस्ट 10 रुपीज, हाउ मच टू पेंसिल एंड वन रूलर कॉस्ट? वेरी गुड। ए पेंसिल की कॉस्ट 5 रुपए है और एक रूलर की कॉस्ट 10 रुपीज है। तो उसने बोला कि अगर 2 पेंसिल हो और 1 रूलर हो तो बताओ कितनी कॉस्ट आएगी? 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना रुपए आ गए? 20 रुपए। चलिए, विच वर्ड मीन्स अपोजिट टू द इंक्रीज? आप लोग बोलते हैं ना सर इंग्लिश कहाँ से पढ़े? सर पीएसयूज के लिए इंग्लिश का कोई सोर्सेज बताइए, इंग्लिश कहाँ से पढ़े? ऐसी इंग्लिश आ रही है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रो, एक्सपांड, डिक्रीज और राइज। इंक्रीज का अपोजिट क्या होगा? जल्दी से बताओ। डिक्रीज। चलो, 2 क्वेश्चन तो हमने बिना पढ़े ही कर लिए इंग्लिश के, जिसकी इंग्लिश सबसे मेरी वीक मेरी है, आप में से भी है ना। चलिए, आपसे बोला विच लेटर कम्स नेक्स्ट टू द सीक्वेंस पी क्यू आर एस के बाद में अगला सब्जेक्ट? सच में बता रहा हूं, इसको सूली पर चढ़ा देना चाहिए एग्जामिनर को। मतलब ये पीएसयूज का लेवल है। देखा आपने, पी क्यू आर एस के बाद में अगला लेटर कौन सा आता है? इंग्लिश पूछी आपसे, है ना बेटा। इंग्लिश, ऐसी इंग्लिश पढ़ने के लिए किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ऐसी इंग्लिश अगर पीएसयू में पूछे तो मैं अपनी अलग से कोचिंग स्टार्ट कर दूं कि इंग्लिश जो है वो, चलो इंग्लिश भी अब आज के बाद सुरेश सर पढ़ाएंगे। हालांकि उनको खुद को टेंस नहीं आते, लेकिन वो इंग्लिश पढ़ाएंगे। पी क्यू आर एस के बाद में क्या आता है बेटा? टी आता है। वेरी गुड। ठीक है, पी क्यू आर एस के बाद में क्या आता है? टी हमारे पास में आता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास में बोला है कि विच वर्ड करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस? एक सेंटेंस लिखा हुआ, उसको कंप्लीट करना है ना। द टीम वाज फिल इन द ब्लैंक टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। द टीम वाज फिल इन द ब्लैंक टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। स्ट्रगल, स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल्ड और स्ट्रगल्स। जल्दी से बताओ क्या होगा? द टीम वाज फिल इन द ब्लैंक टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। स्ट्रगल्स, स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल्ड और स्ट्रगल्स। तो स्ट्रगलिंग आएगा हमारे पास में। वाज, पता है ना, वाज वर, इज एम आर, वाज वर के साथ में क्या लगता है? आईएनजी लगता है, याद है? इतनी तो मुझे भी आती है इंग्लिश, अभी भी याद है, मास्टर जी ने सिखाया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रूट? फ्रूट्स कौन सा है? ये तो मेरे बच्चे से पूछूंगा ना, अभी मैं बाहर, जो कौन सी क्लास में, पहली क्लास के अंदर है, मैं उससे पूछूंगा कि बेटा ये बताओ कि फ्रूट कौन कौन सा इनमें से, पटेटो, एप्पल, कैरेट और ऑनियन में से? वो खुद बता देगा। जल्दी से बताओ, इनमें से कौन सा फ्रूट है? जल्दी से बताओ। 2 नंबर तो मेरा बच्चा ही ले आएगा, पहली क्लास वाला भी। एबीसीडी में एस के बाद में क्या आता है,
और फ्रूट क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज वाला भी बताई देगा वो। चलिए, चूज द करेक्ट वन वर्ड, कंप्लीट द सेंटेंस। द मशीन नीड्स टू बी फिल इन द ब्लैंक रेगुलर टू अवॉइड द ब्रेकडाउन। सुनना, क्वेश्चन क्या बोला है, द मशीन नीड्स टू बी फिल इन द ब्लैंक रेगुलरली टू अवॉइड द ब्रेकडाउन, रिपेयर, ब्रोकन, इग्नोर्ड और रिप्लेस्ड। अगर आपको ब्रेकडाउन से बचाना है तो मशीन को क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। किसका पेपर था ये, पीएसयू का पेपर था, बीईएमएल का। रिपेयर करनी पड़ेगी, करेक्ट। बिना पढ़े इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करें या इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे करें, वो इस पेपर ने बताया ना, कि बिना पढ़े इंग्लिश के क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। हम ऐसी इंग्लिश आपको देंगे। एक सेंटेंस दिया हुआ है, कंप्लीट करना है ना। द वर्कर वाज, द वर्कर वाज फिल इन द ब्लैंक फॉर कंप्लीटिंग द टास्क अहेड ऑफ शेड्यूल, स्कॉल्ड, प्रेज्ड, इग्नोर्ड और डिलेड। जो वर्कर हैं उनको कोई टास्क दिया गया और उन्होंने टाइम से पहले कंप्लीट कर दिया, बताओ क्या दोगे उसको आप। स्कोल्ड करोगे, डांटोगे, प्रेज करोगे, प्रशंसा करोगे, इग्नोर करोगे या उसको डिलीट कर दोगे। अच्छा, डांटोगे। सुमित बेटा, ऐसे कंपनी नहीं चलेगी। सुमित बोले सर मैं डांटूंगा कि तुमने जल्दी से पहले से कैसे काम खत्म कर दिया, ऐसे तो कंपनी चलाओगे बेटा, सारे वर्कर भग जाएंगे, कोई टाइम पे काम कंप्लीट नहीं करेगा। आप लेट काम कंप्लीट करने वाले को प्रेज करोगे। वर्कर काम हमारे पास में जल्दी कर दिया तो बताओ क्या करोगे, प्रेज करोगे ना उसको, तो प्रेज करेक्ट आंसर है, डांटना नहीं है उसको, है ना। अच्छा, क्वेश्चन गलत सुन लिया था, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है, द मैनेजर आस्क्ड टू द टीम टू द सेफ्टी गाइडलाइंस, है ना, फिल इन द ब्लैंक बीच में है। द मैनेजर आस्क द टीम टू फिल इन द ब्लैंक द सेफ्टी गाइडलाइन, इग्नोर, फॉलो, अवॉइड या ब्रेक। जल्दी से बताओ क्या होगा हमारे पास में। फॉलो करना चाहिए ना, सेफ्टी गाइडलाइन को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, तो फॉलो करेक्ट आंसर है। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज थर्सडे, ये भी चलो ये भी पहली क्लास का जो मेरा बच्चा है वो क्वेश्चन कर लेगा, आप भी कर लोगे मेरे हिसाब से। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज थर्सडे, विच डे इज टुडे। जल्दी से बताओ, डे आफ्टर टुमारो जो है वो थर्सडे है, तो बताओ आज का दिन कौन सा है, आज का दिन कौन सा है, फ्राइडे है। बेटा ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, डे आफ्टर टुमारो का मतलब परसों होता है ना, ठीक है। क्या बोला मैंने, कोई बोला सर फ्राइडे होगा। हिंदी मीडियम वाले मैं समझ सकता हूँ, डे आफ्टर टुमारो का मतलब भी हमें नहीं पता होता है, तो डे आफ्टर टुमारो का मतलब परसों होता है, परसों जो है वो थर्सडे है, कौन सा है, थर्सडे है, तो बताओ आज क्या है। ठीक है, तो आज क्या है, आज ट्यूसडे है ना हमारे पास में, कल वेनसडे होगा और परसों थर्सडे होगा। चलिए नेक्स्ट, विच वर्ड इज सिनोनिम्स ऑफ डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का सिनोनिम्स क्या होता है, इजी, हार्ड, इजी तो उल्टा हो जाता है, हार्ड, सिंपल और क्लियर। जल्दी से बताओ डिफिकल्ट का सिनोनिम्स क्या होता है। अगर ऐसी इंग्लिश आती है क्या सभी पीएसयूज के अंदर, फिर मैं इंग्लिश भी पढ़ा देता हूँ एक दिन, एक दिन में खत्म हो जाएगी ऐसी इंग्लिश तो। ये तो मुझे पांचवी छठी क्लास की इंग्लिश पढ़ानी है आपको। पांचवी छठी क्लास की कोई ग्रामर की बुक लाओ और उसको एंटोनिम सिनोनिम्स वहां जो लिखे होते हैं वो रटवा दो, बस काम हो जाएगा, और कुछ नहीं। आप यूं ही टेंशन लेते हो। डिफिकल्ट का क्या होगा हमारे पास में, हार्ड होता है, करेक्ट। इफ ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई एंड ए स्पैरो इज ए बर्ड, व्हाट कैन स्पैरो डू। यार ये वो वाला क्वेश्चन हो गया जो मैं आपको बार बार क्लास में पूछता हूँ ना, ठीक है। जो मैं आपको क्लास में पूछता हूँ, इज मीन्स है तो व्हाट मीन्स क्या, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी से बताएंगे। जो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ ना, ये वो वाला क्वेश्चन है ना, कि इज मीन्स है तो व्हाट मीन्स क्या, मतलब क्या होता है, क्या ही होता है व्हाट मीन्स और क्या होता है, ये वही क्वेश्चन है। उसने बोला है कि इफ ऑल द बर्ड्स कैन फ्लाई एंड स्पैरो इज ए बर्ड्स देन स्पैरो कैन, ऑप्शन ए लिख रखा है, स्विम, फ्लाई, रन और क्रॉल। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। तो फ्लाई तो कर पाएगी ना हमारे पास में, और क्या होगा।
भाई सारे बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, स्पैरो एक बर्ड्स है तो वो भी क्या करेगा, वो भी फ्लाई करेगा हमारे पास में, तो आंसर क्या आएगा, फ्लाई, करेक्ट। इफ ट्यूसडे इज द सेकंड डे ऑफ वीक, व्हाट इज द फिफ्थ डे ऑफ वीक? जल्दी से बताओ। अच्छा, मेरी स्माइल देखकर अच्छा लगा, मुझे इस पेपर को देखकर स्माइल आ रही है। वैसे मैं जनरली स्माइल नहीं करता हूँ, लेकिन इस पेपर को देखकर स्माइल आ रही है। ये पीएसयूज का पेपर, ये हमारा इंडियन एजुकेशन लेवल जो पीएसयूज के अंदर हम रिक्रूट करने जा रहे हैं, वहां पर हम इतने टैलेंटेड स्टूडेंट को लेकर जा रहे हैं जिनको एबीसीडी में सी के बाद में क्या आना चाहिए पता हो, जिनको इजी का मतलब उल्टा क्या होता है वो पता हो। आप सोच पा रहे हैं कि इंडियन हम ऐसे पीएसयूज के अंदर रिक्रूट करने जा रहे हैं उन इंजीनियर को जिनको हम एबीसीडी पूछना चाह रहे हैं। अरे तो पांचवी क्लास के बच्चे को एडमिट कर लो, तुम वहां पर ले लो, वही काम कर लेगा, इतना एबीसीडी के बारे में नॉलेज तो। चलिए, तो हाँ, क्वेश्चन हमारा था कि ट्यूसडे इज द सेकंड डे ऑफ द वीक है, तो बताओ फिफ्थ डे क्या होगा हमारे पास में। ट्यूसडे सेकंड है, वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे हो जाएगा हमारे पास में, तो आंसर क्या आ जाएगा, फ्राइडे। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग इफिशिएंट, रिलायबल, प्रोडक्टिव एंड स्लो? सुनना, क्वेश्चन में कौन सा वर्ड जो है इनमें से बिलोंग नहीं करना है, ऑड वन आउट बताना है आपको, कि इफिशिएंट, रिलायबल, प्रोडक्टिव एंड स्लो, कौन सा वर्ड इनमें से इफेक्टिव नहीं लग रहा है, मतलब स्लो। स्लो बिल्कुल अलग अलग लग रहा है हमारे पास में। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अर्जेंट इन ए वर्क प्लेस? ऑप्शन ए हमारे पास में नॉट इम्प्लीमेंट, और रिक्वायरिंग इमीडिएट अटेंशन, ऑप्शनल और डिलेड। बताओ क्या आंसर होगा। बिना इंग्लिश पढ़े या बिना इंग्लिश की कोचिंग लिए इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कैसे सही करें, तो इस पेपर ने आपको बताया है ना। चलिए जल्दी से बताओ क्या होगा, इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर्ड होगा हमारे पास में ना। नेक्स्ट, मैं तो पता है इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले डर रहा था कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कि इंग्लिश का सर नहीं आती तो क्यों क्वेश्चन बता रहे हैं। बट मुझे अच्छा लगा पहली बार इंग्लिश का पेपर सॉल्व करवाते हुए। विच वर्ड इज द ओल्ड वन, ओड वन आउट है ना, ओड वन आउट में टेबल, चेयर, सोफा और कार। जल्दी से बताओ ओड वन आउट कौन सा है हमारे पास में। पता है ऐसे ही पेपर तो कॉन्फिडेंस देते हैं कि चलो कुछ भी कर सकते हैं फिर तो हम। जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा ओड वन आउट है, कार, करेक्ट। व्हाट डज द फ्रेज ऑन शेड्यूल मीन्स? ऑन शेड्यूल जो है फ्रेज का मतलब क्या है, लेट, अर्ली, एट द प्लान टाइम और कैंसल्ड। जल्दी से बताओ ऑन शेड्यूल का मतलब क्या है हमारे पास में। ऑन शेड्यूल का मतलब क्या होता है, ऑन द प्लान टाइम, जो भी हमने टाइम प्लान किया है उसी पर, करेक्ट। नेक्स्ट, इफ ऑल द कार हैव व्हील्स एंड ट्रक इज ए व्हीकल्स, ये फिर से वही वैसे ही क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। सुनना क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, इफ ऑल कार हैव व्हील एंड ए ट्रक इज ए व्हीकल with wheels, which statement is true? Some vehicles are truck, all cars are the truck, no truck have a wheel, some vehicles are truck। जल्दी से बताओ। all cars have a wheel, सभी कार में व्हील हैं, और ट्रक जो है वो व्हीकल्स हैं विद व्हील्स, जिसके अंदर व्हील है। तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सम व्हीकल ट्रक है, सारे थोड़ा ना बोल सकते हैं, सम व्हीकल ट्रक है, करेक्ट। इफ टुडे इज संडे, यार इसको, ये मुझे लग रहा है कि ये स्टूडेंट ऐसा था जो हमारे बैच से पास आउट था, जिसको एबीसीडी संडे मंडे याद करने में भी मास्टर जी मार मार के 10 दिन में याद करवाते थे, तो उसको ये बहुत प्यारा लगा क्वेश्चन। तो इसे 3 क्वेश्चन दे दिए उन्होंने कि इफ टुडे अगर संडे है तो बताओ चौथा दिन कौन सा है, फोर्थ डे कौन सा है, जल्दी से बताओ। टुडे अगर संडे है तो फोर्थ डे कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। क्या होगा, थर्सडे हमारे पास में होगा, वेरी गुड। सुंदर पिचाई किसके सीईओ हैं, ये भी हमने सुना हुआ है नॉर्मली। जल्दी से बताओ सुंदर पिचाई जो है किसके सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अल्फाबेट या नन ऑफ दीज।
क्या होगा? गूगल के सीईओ, करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ क्लीन गंगा मिशन? क्लीन गंगा मिशन का मेन गोल क्या है? जल्दी से बताओ। अब क्लीन करना ही तो मिशन है उसका, ऑप्शन में यही दे रखा है ना। बिल्ट न्यू ब्रिज बनाना, या प्रमोट द फिशिंग को प्रमोट करना, या क्लीन एंड प्रोटेक्ट द गंगा रिवर को क्लीन करना, प्रोटेक्ट करना, या इंक्रीज द इंडस्ट्रियल वेस्ट को इंक्रीज करना। तो क्लीन गंगा मिशन का ही मिशन ही यही है कि क्लीन करना गंगा को, है ना। अंजू बॉबी जॉर्ज इज एसोसिएटेड विद हॉकी विद, और स्टेटमेंट वन था ये। स्टेटमेंट टू दे रखा है, मिताली राज इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। चलिए, तो ऑप्शन ए बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, ओनली वन ट्रू, और ओनली टू इज ट्रू। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। पहला नहीं, मिताली राज तो क्रिकेट से एसोसिएटेड है। दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, मिताली राज का तो मुझे ही पता है। बाकी पहले का आप बता दो। अंजू बेबी जॉर्ज जो है वो कौन से हॉकी से एसोसिएटेड है क्या? अंजू बेबी जॉर्ज जो है, अंजू बेबी नहीं बॉबी है ना, अंजू बॉबी जॉर्ज, वो किससे रिलेटेड है वो नहीं पता मुझे ना, आप देख लीजिएगा। वो हॉकी से नहीं होनी चाहिए, हॉकी से नहीं होना चाहिए। हॉकी में तो ऐसा कोई इंडियन गर्ल्स का तो नाम ही नहीं आता है, बहुत कम। देख लीजिएगा। तो इसने दे रखा है ओनली टू ट्रू, है ना। हॉकी से है क्या? तो फिर अगर ऑब्जेक्शन होगा। इन्होंने आंसर दे रखा है ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। एक बार सर्च कर लो, सर्च कर लो एक बार गूगल पर, अगर होगा तो ऑब्जेक्शन दे देंगे इसको भी। जल्दी सर्च करो, अंजू बॉबी जॉर्ज इज ए प्लेयर ऑफ। अच्छा, लॉन्ग जंप में है, कैप्टन थी पहले किसकी? लॉन्ग जंप में ना, लॉन्ग जंप में ठीक है। फिर सही है इसका आंसर, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक्स प्लेस वंस इन ए 4 ईयर? 4 साल में कौन सा इवेंट होता है? कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक, एशियन गेम्स, या ऑल ऑफ दीज? जल्दी से बताओ। ऑल ऑफ दीज। तो सारे होंगे, ऑल ऑफ दीज होंगे, 4 साल में ऑल ऑफ दीज होते हैं सारे। नेक्स्ट, इंडियन का नेशनल फ्लावर कौन सा है? ये क्वेश्चन तो मुझे भी आता है, बहुत मुश्किल से याद हुआ था। जल्दी से बताओ, नेशनल फ्लावर कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? लोटस, करेक्ट। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ सेफ्टी ऑडिट्स इन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री का सेफ्टी ऑडिट जो अपन करते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो जो भी हजार्ड्स होते हैं उसको एलिमिनेट करना, ऑप्शन यही दे रखा था, हजार्ड्स को एलिमिनेट करना। विच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स कौन सा होता है? गैलेंट्री अवार्ड्स कौन सा होता है? हम्म, भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, या सूर्य चक्र? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। तो परमवीर चक्र होता, कौन सा होता है? अरे परमवीर, भारत रत्न थोड़ी ना गैलेंट्री अवार्ड्स होता है। शायद मेरे हिसाब से ये तो उसमें मिलता है ना, वीर भूमि में मिलता है, परमवीर चक्र मिलता है ना। भारत रत्न नहीं होता है बेटा, परमवीर चक्र होगा मेरे हिसाब से, हाँ। स्पेलिंग में बोल देता हूँ, GALLANTRY, ग्लेंट्री अवार्ड्स। ठीक है, परमवीर चक्र होगा हमारे पास में। नेक्स्ट, इसने भी भारत रत्न ही लगाया था, टेंशन मत लो आप। जिसकी मुझे आंसर की दी है उसने भारत रत्न ही लगाया था आंसर, गलत हो गया इसका भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस मिक्सचर? ये तो मैंने भी पढ़ा है आपको, होमोजीनियस मिक्सचर केमिस्ट्री में। क्लाउड, सुगर एंड वाटर,
और वुड, सैंड एंड शुगर। जल्दी से बताओ, होमोजेनियस मिक्सचर मतलब पूरा घुल जाना। जल्दी से बताओ, क्लाउड्स जो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, शुगर एंड वाटर होता है, वुड होता है, सैंड एंड शुगर मिक्सचर होता है। तो शुगर एंड वाटर होगा करेक्ट, शुगर एंड वाटर मिक्स हो जाता है हमारे पास में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जांपल ऑफ एथिकल बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में एथिकल बिहेवियर का एग्जाम्पल बताना है। बीइंग होनेस्ट अबाउट द मिस्टेक, तो ये भी सही बात होगी ना, एकदम सही बात। अपन बोलते हैं ना कि यार तुम बहुत एथिकल हो, एथिकल का मतलब क्या है, होनेस्ट रहना। तो ये पहला ही ऑप्शन सही था, बाकी ऑप्शन सारे गलत थे ना। इग्नोर कंपनी रूल्स, अराइविंग लेट डेली, टेकिंग क्रेडिट फॉर द समवन एल्स वर्क, ये तो सारे हमारे एथिकल बात है ही नहीं ना। बाकी सारे तो रॉन्ग ही है वैसे भी स्टेटमेंट। चलिए, फायर एक्सटिंगाइजर का काम क्या है? क्या बोले, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फायर एक्सटिंगाइजर इन द वर्क प्लेस क्या होता है? टू कूल द मशीनरी को कूल करने के लिए यूज करते हैं, टू पुट आउट द स्मॉल फायर को, क्लीन द सरफेस को, और जनरेट हीट को। बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताएंगे। चलिए, हाँ, किसके लिए? फायर को कूल करने मतलब फायर को बुझाने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बस 10 क्वेश्चन हो रहे। विच इज द फॉलोइंग सेफ्टी प्रैक्टिस व्हेन वर्क प्लेस इन केमिकल? ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है यार, ये तो आप कर लोगे ना। एक वो क्वेश्चन में बोला था कि जो अमेरिका ने किसके ऊपर एटम बम गिराए थे, किस देश पर? तो जापान था। एक आपके पास में डांस का आया था, कथकली कौन से का था? केरला का होता है। तो मैच द फॉलोइंग सही था हमारे पास में। ठीक है, बाकी तो क्या बोलना चाहेंगे इस पेपर के ऊपर, बता दो जल्दी से। इस पेपर को देखकर जो है वो क्या बोलना चाहेंगे? मैं इस पेपर को सेंड कर देता हूँ ग्रुप के अंदर। बड़े किसी स्टूडेंट का यार, मैं उसको एडिट करके नाम वाम हटाकर फिर मैं भी सेंड करता हूँ थोड़ी देर बाद, है ना।
चलिए, तो अब आगे पढ़ें या फिर इवनिंग में पढ़ेंगे? जल्दी से बता दो। इवनिंग में पढ़ते हैं यार अब, है ना? इवनिंग में कंप्लीट करेंगे सिंक्रोनस मशीन, है ना? चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और मैं एक प्लान कर लेता हूँ 10 बजे, है ना? 9:30 पर प्लान कर लेते हैं क्लास, क्योंकि ये तो पेपर हो गया ना एक्चुअली, तो इसको अपलोड नहीं करेंगे। 9:30 पर अपन प्लान कर लेते हैं। 9:30 एएम। 9:30 एएम अपन मिलते हैं ना? ओके, थैंक यू।